साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान। इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथियों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व के अनोखे संविधानों में से एक है। अनोखे संविधानों में से एक क्यों है? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हेतु इसमें उपबंध शामिल हैं। जो भारत का मूल संविधान था उसमें पर्यावरण से संबंधित कोई विशेष उपबंध नहीं थे, लेकिन 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ और 1976 में संविधान अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा संविधान तथा अभिव्यक्त रूप से मूल कर्तव्य एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन हेतु विशेष उपबंध शामिल किए गए। यानी कि 1976 में पर्यावरण संरक्षण हेतु उपबंध शामिल किए गए हैं। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम स्टॉकहोम घोषणा की प्रतिक्रिया में, जिसको मानवीय पर्यावरण के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 1972 में स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया। स्टॉकहोम घोषणा के रूप में क्या कहा गया ये हम आपको बताएंगे। साथियों, विश्व में एक चिंता की स्थिति बनी कि इस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण का हनन हो रहा है, तो इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो पहली बार 1972 में इस संबंध में कार्यक्रम स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें 58 राष्ट्र शामिल हुए थे। कितने राष्ट्र शामिल हुए थे? 58 यानी 58 राष्ट्र शामिल हुए थे। साथियों, स्टॉकहोम केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को उपयुक्त पर्यावरण में जीवन की स्वतंत्रता है। यानी कि जो सही पर्यावरण है, अच्छा पर्यावरण है, उसमें मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है, जीवन जी सकता है, जीवन की स्वतंत्रता है। गुणवत्ता तथा उपयुक्त स्थिति का मूल अधिकार है, जो गरिमा एवं सुव्यवस्थित जीवन को अनुमत करता है। दूसरा पॉइंट कहता है स्टॉकहोम घोषणा पत्र, मनुष्य का वर्तमान और भविष्य पीढ़ी के लिए पर्यावरण का संरक्षण करने एवं सुधार करने के प्रति गंभीर उत्तरदायित्व है। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वर्तमान समय में और आने वाले अपने भविष्य के लिए पर्यावरण का संरक्षण करें। जिस गति से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, वास्तव में एक गंभीर समस्या है और इस पर सभी का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण की ओर सभी को अग्रसर होना चाहिए, ताकि अपना और आने वाली पीढ़ी का जीवन यापन अच्छे से हो सके। घोषणा में यह और भी संकल्प किया गया कि प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक तथा योजना अथवा प्रबंधन के माध्यम से वर्तमान और भविष्य पीढ़ी के लाभ के लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। जो वर्तमान है और भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। साथियों, बहुत से नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कुछ अननेचुरल रिसोर्सेस हैं। अगर सारी चीजों का मैनेजमेंट तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय प्रदूषण के। साथियों, वन्य जीव की विरासत तथा उसके आवास का संरक्षण किया जाना। जो भी वन्य जीव हैं उनके आवास और विरासत को संभालना चाहिए और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। साथियों, आर्थिक तंत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए। आर्थिक तंत्र का संरक्षण हो, उद्योग धंधे जो भी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे निकला हुआ जो वेस्टेज है उसका इस प्रकार से कंपोज हो कि जिससे प्रदूषण ना फैले। समुद्र के प्रदूषण का निवारण होना चाहिए। बढ़ते प्रदूषण यानी समुद्र में जिस गति से प्रदूषण बढ़ रहा है उसका निवारण होना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता के आधार हेतु मनुष्य के अनुकूल जीवन एवं कार्य करने के पर्यावरण को सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक और सामाजिक विकास जरूरी है। आर्थिक और सामाजिक विकास
इसलिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन स्तर सुधर सके। राज्य को अपनी विकास योजना हेतु एकीकृत एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित मामले में शिक्षा जरूरी है तथा मुख्य प्रचार तंत्र का इसमें सहयोग होना चाहिए। पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक होना जरूरी है। हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ लगाने हैं, पर्यावरण को बचाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्टॉकहोम घोषणा के अनुसरण में पर्यावरण संरक्षण सिर्फ देश की मूल विधि की स्थिति तक ही पूर्ण मानव गरिमा के साथ उन्नत नहीं हुआ है, वरन मानव अधिकार दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है तथा अब यह सुनिश्चित हो गया है कि हर व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में पूर्ण मानव गरिमा के साथ रहने का मूल मानव अधिकार है। साथियों, जो स्टॉकहोम घोषणा था उसमें इस प्रकार से दिया गया था कि मनुष्य को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में पूर्ण गरिमा के साथ रहना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। अब यह एक प्रकार से मूल अधिकार बन चुका है। क्या है? हर व्यक्ति का एक मूल अधिकार है कि वह एक ऐसे वातावरण में जीवन यापन करे जो प्रदूषण से मुक्त हो। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई संवैधानिक उपबंधों तथा विभिन्न विधियों में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों की दृष्टि से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया है कि पोषणीय विकास के मर्मभूत लक्षण जैसे पूर्वविधानी सिद्धांत तथा प्रदूषणकारी संदाय करता है सिद्धांत देश की प्रदूषण विधि के भाग है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण करना तथा संवर्धन करना राज्य ही की नहीं वरन नागरिक की भी बाध्यता है। साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने वाली बात भी है कि जो पर्यावरण का संरक्षण है केवल राज्य की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A तथा 58A 6 के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें दोहरा उत्तरदायित्व आरोपित किया गया है। कैसे दोहरा उत्तरदायित्व? एक ओर यह पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए राज्य को निर्देश देता है तथा दूसरी ओर यह हर नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन करने का कर्तव्य आरोपित करता है। एक ओर जहां राज्य को कहता है, दूसरी ओर हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। तो ये दोहरा उत्तरदायित्व हुआ, यानी राज्य को तो निर्देश देता ही संविधान कि पर्यावरण संरक्षण करे, लेकिन हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। पर्यावरण के संरक्षण के बारे में भारतीय संविधान के उपबंधों का अनुकरण अन्य देशों ने किया है। जिस प्रकार से भारत ने अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण के उपबंध शामिल किए हैं, इस चीज को दूसरे देशों ने भी अपनाया है और महत्व दिया है। सन 1976 के संशोधन के बाद राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं तथा मूल कर्तव्य अध्याय रूप से स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सारे देश की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। साथियों, 1976 में संशोधन हुआ, इसमें मूल कर्तव्य और पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के प्रावधान शामिल किए गए, जिनको सारे देश के द्वारा अपनाया गया है और सारे देश की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है इसमें। क्यों? क्योंकि हमारे लिए, सभी के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। साथियों, पर्यावरण संबंधी विधायी शक्तियां क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान कानूनों द्वारा किया जाता है। साथियों, पर्यावरण में जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाता है? कानूनों द्वारा। अतः पर्यावरण की दृष्टि से विधायी शक्तियों के आवंटन की जानकारी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये जानकारी भी सबसे महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए हम सभी को। भारत ने परिसंघात्मक प्रणाली को अपनाया है, जिसमें विधायी शक्तियों को संघ तथा राज्यों के बीच बांटा गया है। भारत में कैसी प्रणाली है? परिसंघात्मक प्रणाली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि शक्तियों को संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है। संवैधानिक योजना के अंतर्गत विधायी शक्तियों की 3 सूचियां निर्मित की गई हैं। नंबर 1 संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। सूचियां कितनी है? 3 रूप से हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती। कौन सी? विधायी शक्तियों की सूची।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची स्थिति को स्पष्ट करते हुए भिन्न सूचियों में दिए गए पर्यावरण से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। साथियों, संघ सूची में क्या है ये भी बताएंगे, राज्य सूची में क्या है ये भी बताएंगे, समवर्ती सूची में क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। संघ सूची विधि बनाने की संसद की शक्ति है। देखिए, संघ सूची विधि बनाने की संसद की शक्ति है। ए, उद्योग प्रविष्टि 52, बी, तेल क्षेत्र एवं खनिज स्रोतों का विनिमय और विकास प्रविष्टि, सी, खानों का विनिमय और खनिजों का विकास प्रविष्टि 54, डी, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों का विनिमय और विकास प्रविष्टि 56, ई, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र प्रविष्टि 57। राज्य सूची विधि क्या कहती है? राज्य सूची विधि बनाने की राज्य विधानमंडलों की शक्ति। ए, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रविष्टि 6, बी, कृषिनाशक जीवों का संरक्षण और पादप रोगों का निवारण प्रविष्टि 14, सी, भूमि और उपनिवेशन प्रविष्टि 18, नंबर डी, मत्स्य की प्रविष्टि 21, ई, सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए खान और खनिज प्रविष्टि 23, एफ, सूची 1 के प्रबंधों के अधीन रहते हुए उद्योग प्रविष्टि 24, जी, सौगाड़ना और कब्रिस्तान, सौदाय और शमशान प्रविष्टि 10, एच, पशुधन का परिरक्षण प्रविष्टि 15, आई, कांजी हाउस और पशुपचार का निवारण प्रविष्टि 16, के, जल प्रविष्टि 17, ओ, टी, गैस और गैस संकलन प्रविष्टि। ये साथियों कुछ पॉइंट थे, हमने आपको राज्य सूची के बताए। अब हम आपको समवर्ती सूची के बताएंगे। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधि बनाने में सक्षम है। ए, वन प्रविष्टि 17A, बी, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों के संरक्षण प्रविष्टि 17B, सी, आर्थिक और सामाजिक योजना प्रविष्टि 20, डी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन प्रविष्टि 20A, ई, मानव जीव जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांस्कृतिक रोगों तथा नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण प्रविष्टि, एफ, कारखाना प्रविष्टि 36, जी, बॉयलर प्रविष्टि 37, एच, विद्युत प्रविष्टि। इन संवैधानिक उपबंधों के परिशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे संविधान में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए व्यापक प्रावधान है। साथियों, ये जो हमने आपको बताई है इससे संबंधित कानून है पर्यावरण से संबंधित, जो कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में बनाए गए हैं। साथियों, इनके बारे में आप डिटेल में जाकर के इनसे चीजें पढ़ सकते हैं, क्या बताया गया। आगे चल के हम इन्हीं सारी बातों को डिटेल में भी बताएंगे। तो इन संवैधानिक उपबंधों के परिशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे संविधान में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए व्यापक प्रावधान है। इनके अधीन कई विधान अधिनियमित किए गए हैं तथा ये अच्छा परिणाम पैदा करने में सफल रहे हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण प्रदूषण निवारण के लिए प्रावधान किए गए हैं और कई अधिनियम भी पारित किए गए हैं जिनके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, यानी कि वो एक्ट सफल हुए हैं। तिवारी समिति के अनुसार इनकी संख्या 200 है। 200 के करीब विधान अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण करने हेतु अप्रैल 1986 में पर्यावरण योजना पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। साथियों, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु कब पर्यावरण योजना तैयार की गई? 1 अप्रैल 1986 को। और 1 अप्रैल 1986 में पर्यावरण योजना पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। यह समिति विकास परियोजनाओं, मानव निवास योजना, पर्यावरण योजना के निर्माण के मूल्यांकन क्षेत्रों में तथा विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण की जानकारी पैदा करने में प्रशंसनीय भूमिका निभा रही है। साथियों, ये जो योजना बनाई गई है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और यह कर क्या रही है? एक जो समिति है, यह जो समिति राष्ट्रीय समिति है, यह कर क्या रही है? मानव निवास योजना इसके अंतर्गत है, पर्यावरण योजना के निर्माण के मूल्यांकन के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल है। भारत ने परिसंघात्मक प्रणाली अपनाई है जिसमें पर्यावरण संबंधी विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्यों के मध्य किया गया है। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी हमने फिर भी बता दिया। इस परिसंघात्मक प्रणाली में जो विभाजन विद्यमान है
केंद्रीय सरकार बड़े व्यापक पैमाने पर वित्त का नियंत्रण करती है। ऐसा हो सकता है कि जब कोई परियोजना किसी विशेष राज्य को आवंटित की जाती है तो इसका पर्यावरणीय अधिप्रभाव उस राज्य में हो सकता है तथा इस तरह का इसका विरोध उस राज्य के संबंधित पर्यावरण तथा योजना विभाग द्वारा किया जा सकता है। दूसरी ओर केंद्रीय राज्य सरकार से परियोजना वापस ले लेने की धमकी भी दे सकती है अगर इसके कार्यान्वयन का विरोध किया जाता है तथा इसके कारण विकास एवं पर्यावरण में विरोध होता है। इस विरोध के बारे में सावधानी पर्यावरणीय अधिप्रभाव निर्धारण द्वारा बरती जाती है, जो कि उपाय का पूर्वानुमान करने तथा सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र के परिवर्तनों पर जो कि परियोजना परिणाम स्वरूप होंगे विचार करने का प्रयत्न है। पर्यावरणीय अधिप्रभाव निर्धारण को मान्यता नियोजन आयोग द्वारा भी अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई है। साथियों, भारत में परिसंघात्मक प्रणाली लागू है जिसमें कि विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है। राज्य को योजना सरकार को देती है और सरकार को वो उस योजना को कार्यान्वित करना है। अगर सरकार के द्वारा उसका विरोध किया जाता है तो राज्य उस योजना को वापस लेने की धमकी भी दे सकती है। साथियों, ये हमने आपको बताया पर्यावरण संबंधी विधायी शक्तियों के बारे में। अब हम आपको बताएंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता। संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति भारत की बाध्यता के लिए प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के इस प्रावधान जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 में इस तरह प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है कि राज्य पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रावधान करता है जो अनुच्छेद 51 है। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि। शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। नंबर 2 राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत तथा सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखेगा। संगठित लोग, नंबर 3 संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो संधि हुई है उनका पालन किया जाना चाहिए। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय विवादों, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थम द्वारा निपटारे हेतु प्रोत्साहन देने का प्रयास। मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर विवाद हो रहा है तो उसका मध्यस्थता के साथ निपटारा किया जाना चाहिए। यह साथियों आर्टिकल 51 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 253 में यानी 253 में विशेष रूप से संसद को शक्ति दी गई है कि किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ की गई किसी संधि, करार अथवा अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम अथवा अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन हेतु भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। यह स्पष्ट रूप से 253 में संसद की शक्ति बताई गई संविधान में। संघ सूची में जो संघ सूची है, संघ सूची जिसमें शामिल विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। देखिए साथियों, संघ सूची में जो भी विषय शामिल हैं उनमें संसद क्या कर सकती है, विधि बना सकती है, उसको शक्ति है। प्रविष्टि 13 तथा 14 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों एवं अन्य निकायों में भाग लेना, उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन और विदेशों में संधि और करार कर एवं विदेशों से की गई संधियों, करारों तथा अभिसमों का कार्यान्वयन है, इसके लिए उपबंध किया गया है। इस तरह अनुच्छेद 253 तथा संघ सूची की प्रविष्टियों 13 और 14 की व्यापक भाषा को देखते हुए कहा जा सकता है कि संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी विधि बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह कि विचार वस्तुएं किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या किसी अन्य निकाय में संबोधित हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार अथवा अभिसमय के कार्यान्वयन का मामला है। साथियों, मेन बात यह है कि जो 253 है संसद को विशेष रूप से शक्ति प्रदान करती है कि वह कानून विधि बना सकती है।
यानी कि संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी विधि बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। लेकिन यह कि भी विचार वस्तुएं किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या किसी अन्य निकाय में संबोधित हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन का मामला है। साथियों, अनुच्छेद 253 तथा प्रविष्टि 13 और 14 का परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई विधि जिसमें पर्यावरण विधि शामिल है पारित कर सकती है। साथियों, यह संसद को शक्ति है कि वह कोई भी ऐसी विधि जिसमें पर्यावरण शामिल है उसको वह पारित कर सकती है तथा उसकी इस आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि पर्यावरण से संबंधित विधि पारित कर सकती है और उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद के पास विधायी क्षमता का अभाव था। अस्तुता एवं बंद न्यायालयों के हाथ में सशक्त शस्त्र है जिनके द्वारा वे किसी संसदीय विधान को मान घोषित कर सकते हैं अगर यह अनुच्छेद 253 और संघ सूची की प्रविष्टि 13 और 14 के अनुसरण में है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो संसद है, संसद पर्यावरण से संबंधित विधि बना सकती है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती, कि संसद के पास विधायी क्षमता का अभाव था। साथियों, इस बात की चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी न्यायालय में अगर संसद ने पर्यावरण से संबंधित कोई विधायी शक्ति पारित की है, उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि संसद के पास विधायी क्षमता का अभाव था। साथियों, संसद ने शक्ति का प्रयोग किया भी है। कब कब किया ये हम आपको बताएंगे। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित करने में किया है। साथियों, जो आर्टिकल 253 जो संसद को शक्ति देता है, उस शक्ति का प्रयोग संसद में किया भी गया है और संसद ने इस संबंध में अधिनियम पारित भी किए गए हैं। संसद में अधिनियम बनाए भी गए हैं, जैसे वायु प्रदूषण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। साथियों, ये जो अधिनियम बनाए गए हैं, इनके उद्देश्य में कहा गया है कि इन अधिनियमों को स्टॉकहोम में हुए मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया है। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें जो घोषणाएं हुई थी, उसमें जो मुद्दे रखे गए थे, उसमें जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जाना था, उन कार्यों को करने के लिए ही इस प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिकथित किया गया है। क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था तथा जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, यह भी निश्चित किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए संसद को शक्ति है कि आर्टिकल 253 का उपयोग करके अधिनियम बना सकते हैं, उसको चैलेंज किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि पूर्वोक्त निर्णय को जहां तक उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण और सुधार से तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों तथा संपत्ति को होने वाले परिसंकट के निवारण से लागू किया जाए। साथियों, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधता के प्रावधान जो हमारे संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों का विशदीकरण करते हैं तथा प्रभावित करते हैं, उन पर न्यायालयों द्वारा उन मूल अधिकारों के पहलू के रूप में अवश्य निर्भर किया जा सकता है तथा वे इस तरह के परिवर्तनीय हैं। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह विधि की लगभग
स्वीकृत प्रतिपादना है कि रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो विधि के विरुद्ध नहीं है उनको घरेलू विधि में शामिल समझा जाएगा तथा न्यायालयों द्वारा उनका अनुसरण किया जाएगा। साथियों, ये कुछ 2 जजमेंट हैं जिनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो हमने आपको बताया। अब साथियों पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है। साथियों, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके प्रति नागरिक का क्या मूल कर्तव्य है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे संविधान में पर्यावरण के प्रति हर नागरिक के कर्तव्य को मूल कर्तव्य के रूप में निरूपित तथा प्रतिपादित किया गया है। हमारे जो संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य को बताया गया है। यह संवैधानिक व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुकूल है क्योंकि इनमें कर्तव्य को ही श्रेय दिया गया है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने मूल कर्तव्य से सरोकार रखने वाला एक नया भाग 4 का संविधान में जोड़ दिया है। साथियों, 4A संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग में अनुच्छेद 50A का उपखंड F, जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, निम्न रूप में उपबंध करता है। भारत के हर नागरिक का क्या कर्तव्य है, क्या उपबंध करता है भारत का संविधान, ये हम आपको बताएंगे। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अधीन वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे। यानी जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना है, चाहे वह नदी हो, चाहे झील हो, चाहे वन हो, चाहे वन्य जीव हो, उनकी रक्षा करना है तथा उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हर व्यक्ति के कर्तव्य को मूल कर्तव्य के रूप में प्रतिपादित करने का यह आशय है कि जनता को पर्यावरण के संरक्षण तथा समर्थन में भाग लेना चाहिए। साथियों, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हर व्यक्ति के कर्तव्य को मूल कर्तव्य के रूप में बताया गया है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए और उसका विकास करने के लिए प्रत्येक नागरिक को भाग लेना चाहिए। इसकी समस्या का संबंध हर व्यक्ति से है। पर्यावरण में अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये जो समस्याएं हुई हैं ये केवल एक व्यक्ति की समस्या ना होकर के, एक राष्ट्र की समस्या ना होकर के सभी निवासियों के, सभी नागरिकों की समस्या है। इसकी उपेक्षा खतरा का निमंत्रण है। अगर आप इसकी उपेक्षा करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो यह एक प्रकार से खतरा है। इसलिए आगे अनुच्छेद 50A में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। साथियों, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इस प्रकार से, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, गतिविधियां हो, उनमें भाग ले, उनमें इस प्रकार से सम्मिलित हो, जिससे कि देश का सतत विकास हो और नई ऊंचाइयां हमें मिले। संविधान के अनुच्छेद 50A के अधीन पर्यावरण के प्रति मूल कर्तव्य एक सामाजिक बाध्यता है। यह उपबंध प्रकृति हेतु विश्व चार्टर के उपबंधों के अनुकूल है, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अक्टूबर 1922 को अंगीकृत किया। इस चार्टर के अनुच्छेद 23 में प्रावधान करके व्यक्तियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारों को मान्यता दी गई है कि सभी व्यक्तियों को, साथियों, कि सभी व्यक्तियों के प्रतितोष पाने के साधन तक पहुंच होगी जब उनका पर्यावरण क्षति या अवनयन से आक्रांत हो। चार्टर तदनुरूप व्यक्तियों पर कर्तव्य आरोपित करता है कि वे सुनिश्चित करें कि चार्टर के उद्देश्यों और अपेक्षाओं की प्राप्ति हो। साथियों, जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 अक्टूबर 1982 1982 को जो अंगीकृत किया गया है, उसके अनुच्छेद 23 में प्रावधान है कि भाई पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है।
जब 1976 में संविधान में पर्यावरण के प्रति मूल कर्तव्य हेतु प्रावधान हुआ था, जब संविधान का संशोधन हुआ था, उसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान शामिल किए गए थे। तो यह समझा गया कि देश की मूल विधि नागरिकों को उनके संवैधानिक बाध्यता के प्रति स्मरण दिलाती है। उनका परिवर्तन सीधे नहीं किया जा सकता था, लेकिन समयानुक्रम में न्यायिक स्वीकृतवाद ने अनुच्छेद 51A के अधीन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए जरूरी है, हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। अब हम आपको बताएंगे पर्यावरण के प्रति राज्य को संवैधानिक निर्देश। संविधान में राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं वो हम आपको बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 48A के अधीन पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। साथियों, किसको निर्देश दिया गया है? राज्य को। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48A में राज्य को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 48A राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के भाग में 42वां संशोधित अधिनियम 1976 द्वारा अंतर स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के प्रति जोरदार बड़ी घोषणा की गई, जो कि निम्नलिखित है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन व वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य को वन का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, जीवों का संरक्षण करना है। ये सारे काम राज्य को करने हैं। तो अगर इनका पालन नहीं किया जाएगा तो फिर वो आर्टिकल के अगेंस्ट होगा। इसलिए संवर्धन, जो यहां शब्द यूज हो रहा है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना अच्छी तरह से। तो साथियों, राज्य को निर्देश दिया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन व वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। संवैधानिक दृष्टि से राज्य की नीति के निर्देशक, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि वे नीति के आदर्श हैं। पर भारतीय विधि शास्त्र में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का विधिक मूल्य लगातार बढ़ता गया है। निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अनुपूरक होने की विधि परिस्थिति में है तथा सरकार पर, जिसके अंतर्गत न्यायालय भी है, पर्यावरण का संरक्षण करने की बाध्यता अधिरूपित करते हैं। साथियों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि वे नीति के आदर्श हैं। ये तो था पर्यावरण के प्रति राज्य को संवैधानिक निर्देश, वो हमने अभी आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे मूल अधिकार और पर्यावरण संरक्षण। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें जो बातें हम बता रहे हैं वो हमने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से ली हैं और आपको समझाने की कोशिश की है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में मूल अधिकार और पर्यावरण संरक्षण। किसी अधिकार को मूल अधिकार मानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका अभिव्यक्त रूप से संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया हो, जो कि मूल अधिकार से सरोकार रखता है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी अधिकार को मूल अधिकार मानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि जो संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें वर्णन किया गया हो। भाग 3 तथा भाग 4 के उपबंध, जो क्रमशः मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंध रखते हैं, एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक हैं। साथियों, संविधान के भाग 3 और भाग 4 में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक हैं। मूल अधिकार भाग 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं तथा इसलिए उनका अर्थान्वयन निर्देशक तत्वों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मूल अधिकारों की सूची जो भाग 3 में दी गई है वह निःशेष नहीं है। किसी अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यद्यपि इसका कोई वर्णन भाग 3 में नहीं किया गया है। ऐसी बात
अप्रगणित मूल अधिकारों के निस्सरण सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि भाग 3 में प्रगणित मूल अधिकारों के अलावा उसमें अप्रगणित अधिकार भी शामिल है। जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं उनके अलावा भी शामिल हैं। साथियों, सबसे पहला है, हम आपको इसमें बताएंगे, पर्यावरण भी एक प्रकार से अधिकार है। साथियों, निस्सरण के सिद्धांत के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपरिमित अधिकारों का आविर्भाव किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिनको मूल अधिकार माना है और बताया भी है। तो कौन कौन से हैं ऐसे हम आपको बताएंगे। पहला है प्राण का मूल अधिकार एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने, भारत के हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्यभूत प्राण के अधिकार का भाग माना है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखिए, जो संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उनके अलावा भी मूल अधिकार माने जा सकते हैं और ये मूल अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं और बताए गए हैं। साथियों, आर्टिकल 21 में कहा गया है कि स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार है वह प्राण के अधिकार का भाग है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा कारित प्रदूषित वातावरण से धीरे धीरे जहर दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है। असल में अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत प्राण के अधिकार में प्रकृति के उपहार का संरक्षण तथा परिरक्षण अंतर्वलित है, जिसके बिना जीवन का निर्वाह नहीं किया जा सकता। यह सुस्थापित तथ्य है कि प्राण के अधिकार तथा पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। मूल अधिकारों और विशेषकर प्राण के अधिकार की बात निरर्थक हो जाएगी अगर स्वस्थ वातावरण जीने के लिए नहीं रहता है। साथियों, अगर स्वस्थ वातावरण ही नहीं रहेगा तो फिर प्राण के अधिकार यानी हर व्यक्ति को जो जीने का अधिकार है समानता के साथ, वो खत्म हो जाएगा। न्यायपालिका ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित करके बड़ी सेवा की है। मतलब न्यायालय ने पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया है, परंतु प्रश्न यह रह जाता है कि कैसे यह अवधारित किया जाए कि वायु या जल की गुणवत्ता व्यक्तियों के मूल अधिकार का अतिक्रामक है। साथियों, ये कैसे हो कि वायु या जल की गुणवत्ता व्यक्तियों के मूल अधिकार का अतिक्रामक है? क्या कोई ऐसा साधन जिसके द्वारा न्यायालय पर्यावरण की गुणवत्ता को नियंत्रित कर सके तथा नागरिकों को सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सके? ये जटिलताओं से भरे हुए प्रश्न हैं जिनका समाधान सिर्फ न्यायपालिका में है। साथियों, इस प्रकार की कुछ कंडीशंस हैं और यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान न्यायपालिका के बस में नहीं है। इस संबंध में राज्य के प्रशासनिक भाग के सहयोगात्मक प्रयास तथा नागरिकों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में अपेक्षित हैं। मतलब ये कि बहुत से ऐसे चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हर बात पे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता और ना ही न्यायालय द्वारा इस प्रकार से बताया जा सकता है और इन प्रश्नों के जो मापदंड हैं उनको न्यायालय में नहीं किया जा सकता हर प्रश्न के। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको राज्य प्रशासनिक भाग के रूप में भी अपनाया जा सकता है। राज्य के प्रशासनिक भाग के सहयोग के द्वारा भी नागरिकों द्वारा भी पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में कार्य किया जा सकता है। तो साथियों, मेन बात यह है कि न्यायालय ने माना है कि स्वस्थ पर्यावरण एक प्रकार से मूल अधिकार है। स्वस्थ पर्यावरण में जीवन यापन करना एक प्रकार से मूल अधिकार है। इसी प्रकार साथियों, जीविका का अधिकार। न्यायिक सक्रियतावाद ने अनुच्छेद 21 को अंतोष प्रदान करते हुए संविधान के अवशिष्ट उपबंध के रूप में परिणत कर दिया है तथा यह भी प्रतिपादित किया है कि संविधान का सारा उद्देश्य इस एक अनुच्छेद 21 से प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, अनुच्छेद 21 के विस्तार को बढ़ा दिया गया है तथा अब प्राण के अधिकार के अंतर्गत जीविका का अधिकार भी शामिल है। साथियों, जो आर्टिकल 21 है
उसको बढ़ा दिया गया है। प्राण के अधिकार के साथ साथ जीविका का भी अधिकार मूल अधिकार माना गया है। यही नहीं, वरन प्राण के अधिकार के अंतर्गत जीविका कमाने का अधिकार भी शामिल है। स्थिति यह है कि हालांकि सकारात्मक कार्रवाई द्वारा राज्य को विवश नहीं किया जा सकता कि वह नागरिकों को काम प्रदान करे, फिर भी कोई व्यक्ति जो जीविका के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित न्यायसंगत तथा ऋच प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर वंचित किया जाता है, वंचन को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण के अधिकार को अतिक्रमणकारी के रूप में चुनौती दे सकते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद ने पर्यावरणात्मक हितों तथा विकासात्मक प्रक्रिया के बीच संघर्ष का समन्वय करने में बड़ी सावधानी बरती है। साथियों, जीविका को भी मूल अधिकार माना गया है, यानी कि कई देशों में तो अगर किसी को जॉब नहीं है तो वहां पर अलाउंसेस दिए जाते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। साथियों, अब है समता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का भी प्रयोग पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जाता है। अनुच्छेद 14 में उपबंध किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें विधि के समक्ष समता को प्रतिष्ठापित किया गया है तथा यह व्यक्ति को मनमाना या अयुक्तयुक्त राज्य कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 मनमानापन को प्रसिद्ध करता है क्योंकि हर मनमानी कार्रवाई समता के सिद्धांत का अतिक्रमण करती है, यानी मनमानी कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, उसको यह धारा रोकती है। अनुच्छेद 14 का अवलंब किंकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में हुआ, जिसमें अंधाधुंध पट्टों के प्रदान किए जाने का प्रश्न अंतर्गत था। याची एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अभिकथन किया कि शिवालिक पहाड़ियों में चूने के पत्थरों के अवैज्ञानिक तथा अनियंत्रित उत्खनन से उसको क्षति कारित हुई है तथा परिस्थितिकी पर खतरा आरोपित किया गया है तथा इस तरह पर्यावरण तथा क्षेत्र के निवासियों के प्रति जोखिम उत्पन्न हो रहा है। साथियों, किकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश के मामले में यह बातें सामने निकल के आई हैं कि जो पट्टा है, अंधाधुंध पट्टा दिए जा रहे हैं, उससे शिवालिक पहाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से खतरा उत्पन्न होगा और इस खतरा उत्पन्न होने से लोगों का जीवन संकटाप्रद हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार की मनमानी नहीं होनी चाहिए, मनमाने तरीके से पट्टे नहीं दिए जाने चाहिए। साथियों, डी पॉइंट कहता है व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। पर्यावरण विधि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा वर्तमान समाज द्वारा उसके ज्यादा अच्छे प्रयोग से संबंधित है, पर कुछ ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देते हैं। बहुत से ऐसे कारक हैं, बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जो पर्यावरण प्रदूषण में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। इनमें औद्योगिक क्रियाकलाप अत्यधिक योगदान करते हैं। अगर प्रदूषण को नियंत्रित करने अथवा कम करने के लिए कोई उपाय अपनाया जाता है तो औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, में व्यवधान पैदा करता है। साथियों, आर्टिकल 19 संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसमें स्वतंत्रता दी गई है व्यापार करने की, तो वहां पर यह व्यवधान पैदा करता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके उद्योग धंधे प्रदूषण फैलाते हैं तो आप इस प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते हैं जिनसे कि आप पर्यावरण को प्रदूषित करें। इस तरह एक तरफ व्यापार तथा आर्थिक विकास करने तथा दूसरी ओर प्रदूषण के निवारण एवं पर्यावरण के संरक्षण के बीच संघर्ष पैदा हो गया है। और वर्तमान समय में हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना भी है कि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, यानी पर्यावरण प्रदूषण का निवारण किया जाना चाहिए, यानी पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तो ये साथियों हमने आपको अभी बताया मूल अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अब हम आपको बताएंगे रिट अधिकारता और पर्यावरण प्रदूषण निवारण, फिर उसके बाद संवैधानिक उपाय बताएंगे। संविधान के अधीन रिट अधिकारता के प्रयोग के लिए उपबंध अनुच्छेद 32 और 22-26 में किया गया है। संविधान की सबसे नवीन बात यह है कि मूल अधिकारों का परिवर्तन करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में समावेदन करना खुद का एक मूल अधिकार है। मतलब यह है कि आप
सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन लगा सकते हैं। रिट अधिकारिता के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता में भेद यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए कर सकती है, वहीं हाई कोर्ट मूल अधिकारों तथा अन्य उद्देश्यों के लिए भी अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग कर सकती हैं। इस तरह हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता के क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता के क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत हैं। साधारण तौर पर पर्यावरण विधि कानूनों द्वारा विनियमन की प्रणाली की व्यवस्था करती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही डायरेक्ट पिटीशन लगाई जा सकती हैं मूल अधिकार से संबंधित। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार से संबंधित लगाई जा सकती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में मूल अधिकार तथा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट लगाई जा सकती हैं। और साथियों, रिट कितने प्रकार से की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। साथियों, पर्यावरण क्षेत्र में न्यायिक कार्रवाई मनमानी नहीं है, क्योंकि इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। न्यायालय ने विकास में सामाजिक हित तथा पर्यावरण में सामाजिक हित के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया है, जो लोक मंगलकारी की भावना से उत्प्रेरित है, उत्प्रोत है। साथियों, ये हमने आपको रिट अधिकारिता और पर्यावरण प्रदूषण निवारण से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। साथियों, न्यायिक सक्रियता और लोक हितवाद तथा सामाजिक कार्रवाईवाद की युक्ति का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में प्रतिपादन से प्रक्रियात्मक अधिकारिता में बड़ी भारी परिवर्तन हुआ है तथा इसने मानव अधिकार की भावना से युक्त पर्यावरण विधि शास्त्र के विकास में बड़ी प्रेरणादायक भूमिका अदा की है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा परिस्थिति के नियमों में शिथिलीकरण और पत्रात्मक अधिकारिता के उद्विकास एवं मान्यता ने जन भागीदार को बहुत से मामलों जैसे पर्यावरण में बहुत आगे बढ़ा दिया है। लोक हितवाद अथवा सामाजिक कार्रवाईवाद में समुदाय का कोई भी लोकमना व्यक्ति सिर्फ एक पत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता को पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रेरित कर सकता है। यानी पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित, मूल अधिकार से संबंधित रिट याचिकाएं आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। साथियों, अब पढ़ेंगे हम संवैधानिक उपाय। भारतीय संविधान विश्व के कतिपय संविधानों में एक है जिसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्दिष्ट उपबंधों को समाहित किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य के अध्यायों में स्पष्ट रूप से पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के निमित्त राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतिपादन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन संविधान में स्पष्टता संविधान 42 संशोधन 1976 द्वारा शामिल किए गए थे। संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम ने अव्यक्त रूप से संविधान की उद्देशिका में समाजवाद की संकल्पना को अंतः स्थापित किया। समाज के समाजवादी रूप में राज्य व्यक्तिगत समस्याओं की बजाय सामाजिक समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है तथा पर्यावरण प्रदूषण उनमें से एक है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होने से नागरिक, अनागरिकों तथा राज्य पर भी अबाधकर है। प्रथम बार संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन हेतु निर्दिष्ट उपबंधों को अंतः स्थापित किया है। साथियों, संविधान में 42वें संशोधन में पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को जोड़ा गया है और उसके उपबंध दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण विभाग। संवैधानिक समादेश को सही तरीके से चलाने के लिए भारत सरकार ने 1980 में एक पृथक पर्यावरण और वन विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने वृक्षों एवं वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास, जो जैव मंडल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है, के विरुद्ध सार्वजनिक ज्ञान हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण जानकारी अभियान संगठित किया। इसके अलावा यह पर्यावरण संबंधी समस्या पर अनुसंधान कर समर्थन कर रहा है तथा पर्यावरण से संबंधित चेतना पैदा करने के लिए पर्यावरण शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है।
साथियों अलग से विभाग बनाया गया है जो कि इन योजनाओं को कार्यान्वित कर सके और पर्यावरण का संरक्षण हो। इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित करने की प्रस्तावना की गई तथा इस प्रयोजन हेतु अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा सम्मेलन 16 से 20 दिसंबर 1982 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संविधान सभा में पर्यावरण से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान तथा अन्वेषण कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इस विभाग के महत्व का आकलन इस बात से हो सकता है कि यह पूर्ण विकसित विभाग है तथा स्वतंत्र प्रभार धारण करने वाले मंत्री के अधीन है। तो साथियों अभी हमने आपको बताया कि भारत के संविधान में पर्यावरण से संबंधित क्या प्रावधान है। हमने आपको ये भी बताया कि पर्यावरण संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, और ये भी बताया कि तिवारी समिति के अनुसार 200 अधिनियम पारित किए गए हैं। 1986 में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है जो कि विकास परियोजनाओं, मानव निवास योजना, पर्यावरण योजना के निर्माण, मूल्यांकन क्षेत्र में तथा विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण की जानकारी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता क्या है ये भी हमने आपको बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्टॉकहोम में आयोजित सम्मेलन था मानवीय पर्यावरण से संबंधित, उसमें जो बातें आई थीं उनसे संबंधित उनको कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने अपनाया है और कार्य भी किए हैं। इस संबंध में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ का निर्णय, बेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ का निर्णय भी हमने आपको बताया। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति नागरिक का क्या मूल कर्तव्य है ये भी हमने पढ़ा। पर्यावरण के प्रति राज्य को संवैधानिक निर्देश हैं वो भी हमने आपको बताया। मूल अधिकार और पर्यावरण संरक्षण यानी कि स्वस्थ पर्यावरण मूल अधिकार में माना गया है जिसको कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का एक भाग माना गया है। जीविका के अधिकार को भी मूल अधिकार माना गया है। समता के अधिकार में भी पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है कि मनमाने तरीके से आप पट्टे नहीं दे सकते, उस चीज को रोका जाना चाहिए, जो कि किंकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में हुआ था। व्यापार करने की स्वतंत्रता है लेकिन व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो। साथ ही साथ रिट अधिकारता और पर्यावरण प्रदूषण निवारण से संबंधित हमने आपको बताया कि कौन कौन से रिट हैं। 5 रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, जिनका प्रयोग किया जा सकता, उपयोग किया जा सकता। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं लगाई जा सकती हैं। हमने आपको संवैधानिक उपाय भी बताए और भारत सरकार के द्वारा 1980 में एक अलग से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पर्यावरण और वन विभाग की स्थापना की गई है जो कि कार्यान्वित हो रहा है। और साथ ही साथ शिक्षा, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, चाहे कॉलेज स्तर पर हो, महाविद्यालय स्तर पर हो, विश्वविद्यालय स्तर पर हो, इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जिससे कि जागरूकता बढ़ सके। तो साथियों ये हमारा पर्यावरण से संबंधित, जिसमें कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान थे वो हमने आपको बता दिए। अगले वीडियो में हम आपको पर्यावरण और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्पष्ट करेंगे, साथ ही साथ मूल कर्तव्य भी बताएंगे। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।